नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सून पर। और आशा करते हैं कि संक्रमण के इस दूसरे दौर पे आप सब लोग सुरक्षित बैठे होंगे, अपने परिवारजनों का, मित्रों का खास ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दौर से पूरा देश जूझ रहा है, तो सबसे सरल तरीका दूसरों को और अपने आप को सुरक्षित करने का यह है कि घर से बाहर ना निकलें। अगर आप निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके अपने को और दूसरों को सुरक्षा प्रदान करें। दोस्तों, आज हमारे इस एपिसोड में हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनका मैं जितना व्याख्या करूं या वर्णन करूं उतनी कम है, क्योंकि लीगल जगत के ये जगमगाते सितारों में से एक है। और साथ ही आर्बिट्रेशन की दुनिया में बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत अपना अच्छा नाम कमाया है और देश दुनिया में भारत को एक चिन्ह जो उसका है उसको और ज्यादा उजागर करके उसको रोशनी प्रदान की है। और जगह जगह न सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में इन्होंने परचम लहराया है आर्बिट्रेशन को, और इंडिया जिस तरीके से आर्बिट्रेशन को आगे लेके जा रहा है। तो ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं श्री शशांक गर्ग जी का स्वागत करता हूँ। शशांक, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सवाल जवाब के सारे श्रृंखलाओं से पहले जो हम एक मौलिक सवाल लोगों से करते हैं वो ये करते हैं कि थोड़ा सा अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ ही ये बताएं कि वो कौन सा पल रहा आपके जीवन में जहां आपको लगा कि अब मुझे कानून की पढ़ाई करनी चाहिए और अब मुझे वकील बनना है। देखिए, ये सवाल का जवाब मैं काफी सालों से दे रहा हूँ। जब लॉ स्कूल ज्वाइन किया था तब भी ये सवाल शुरू हुए, इंटर्नशिप्स के दौरान भी ये सवालों के जवाब देते रहे। लेकिन मेरी स्टोरी कंसिस्टेंट है क्योंकि वो एक सच्ची कहानी ऐसी है कि जब मैं स्कूल में था तो किसी भी सब्जेक्ट में मेरे को रुचि नहीं थी, विशेष रुचि नहीं थी। बहुत संघर्ष के बाद मेरे पेरेंट्स ने बहुत समझाया, बहुत डिस्कशंस हुए, मल्टीपल करियर ऑप्शंस पे डिस्कशंस हुए, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, व्हाट नॉट। और कहीं से किसी ने लॉ एज अ करियर के बारे में मेरी मदर को बताया, और ये 11th की बात है, और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। तो ये 2001 की बात होगी। 2001, 2002 इतना एक्सपोजर नहीं था लीगल फील्ड के बारे में लोगों को। आज तो आप देखिए, एक प्राइम करियर, प्रोस्पेक्टिव करियर के चॉइसेस में आता है लीगल प्रोफेशन। उस समय सबका परसेप्शन होता था कि एक वकील वो होता है जो टाइपराइटर लेके बैठता है, डेली दिहाड़ी पे कमाई करता है, और अदालतों के बारे में हमें सिर्फ फिल्मों से पता होता था, वो भी कुछ चुनिंदा फिल्में। अब तो आप देखेंगे लीगल फिक्शन इतना हो गया है कि काफी एक्यूरेट डिपिक्शन भी आने लगा है। तो 11th स्टैंडर्ड में एक डिफिकल्ट चॉइस थी लॉ को कंसिडर करना, लेकिन उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद, थोड़ा और डिस्कशन करने के बाद मुझे लगा कि ये फील्ड शायद मुझे सूट कर जाएगी। और आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल अदर करियर चॉइसेस, सम थिंग्स दैट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन, मैंने सोचा लॉ की तरफ ध्यान देते हैं। मेरा एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी एडमिशन हुआ था, और साथ ही एंट्रेंस एग्जाम आईपी यूनिवर्सिटी का हमने क्लियर किया, तो कैंपस के अंदर पहले उसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम आ गया। तो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज 3 साल पुराना लॉ स्कूल था, आप तो जानते ही हैं। एमिटी मेरे ख्याल से 5 साल 6 साल पुराना था उस समय जी। तो यहाँ से लॉ की शुरुआत हुई, और शुरुआती दौर में कॉलेज बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सुबह उठने का कोई समय नहीं निश्चित था, कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, बहुत सारी चीजें उस समय बड़ी अच्छी लगी। हॉस्टल में मैं रहता था, तो हॉस्टल के अंदर आप माहौल जानते ही हैं कि आजादी मिल जाए पहली बार स्कूल के बाद, और हॉस्टल का माहौल हो तो एक काफी अलग तरीके की दुनिया आपको मिल जाती है। लेकिन बहुत जल्द मुझे रियलाइज हो गया कि बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, अगर मैंने ये समय 5 साल का समय मस्ती मारने में, इधर उधर की चीजों में गुजार दिया, तो 5 साल के बाद मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये अर्ली रियलाइजेशन आने की वजह से मैंने कुछ ऐसे फैसले फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद ही ले लिए जिनसे मुझे काफी सपोर्ट मिला आगे तक। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक मतलब लक्ष्य आपने अपना बात किया। मतलब कई जैसे मुझ जैसे जो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता बहुत देर तक कि करना क्या है जिंदगी में, और मैंने ऐसा, जैसे आप जब मिलता हूँ आप जैसे लोगों को, तो बड़ा लगता है कि यार आपको शुरू से पता था, आपका ध्येय जो था विकसित था। हम जैसे लोग थोड़ा सा कहते हैं ना, थाली के बैंगन जैसे होते हैं, पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर कई बार लॉ कर लेते हैं। पर आपने अच्छी बात बताई कि जो आपने किया, तो कॉलेज लाइफ का थोड़ा सा आप बताएं कि मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें आपने मजे भी किए, और मजे करने के साथ साथ जो आपने 5 साल का अध्ययन किया उसमें आपने इंटर्नशिप भी बड़ी सारी की। तो हम हमेशा एक सवाल करते हैं अपने अतिथियों से, क्योंकि बहुत जो हमारे बच्चे हैं इसमें युवा दर्शक हैं हमारे, वो जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप आप कैसे चूज करते थे उस वक्त
जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और खासकर क्योंकि आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज में, तो वहाँ पे अधिकतर जो बच्चे मैं समझता हूँ डे स्कॉलर्स थे। तो एक हॉस्टलर होने में और एक डे स्कॉलर होने में आपको क्या फर्क नजर आया? एक पहला सवाल तो ये, और दूसरा, इंटर्नशिप आपने कैसे चूज किया और उन इंटर्नशिप से आपने क्या क्या सीखा? ये इंटर्नशिप पे मेरे पास बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपका पहला सवाल, डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स के बीच के डिफरेंस। तो मेरा घर बहुत ज्यादा दूर नहीं था यूनिवर्सिटी से। एज अ मैटर ऑफ चॉइस मैं हॉस्टलर बनना चाहता था, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल, एक इंडिपेंडेंट स्टाइल जीने का सीखना चाहता था। और हॉस्टल में आप बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि हर डिसीजन आपका अपना होता है, गलत सही। आप पेरेंट्स के, गार्जियंस के सुपरविजन में नहीं है। आप जो गलती करेंगे उसका खामियाजा भी आप खुद भुगतेंगे, और आप कुछ अच्छा करेंगे तो उसका अचीवमेंट भी आपको फील होगा। सो एवरी डे इज अ डिसीजन मेकिंग डे। और वहीं पे एक पोटेंशियल होता है बैड और गुड करियर मूव्स और पर्सनल मूव्स का। तो एक एक परसेप्शन है हॉस्टल के बारे में, बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चे जाके बिगड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली आपके ग्रोइंग ईयर्स में, अगर आपको इस तरीके का माहौल मिले जहां आप खुद अपने जीवन के बारे में अहम फैसले ले सकते हैं। डे स्कॉलर्स और हॉस्टल्स की लाइफ के बीच में आई थिंक यही सबसे बड़ा फर्क है कि डे स्कॉलर्स एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनका विकास नहीं हो पाता, वो भी अपने अपने तरीके से अपनी चीजें कर पाते हैं, लेकिन हॉस्टल में होने से ये एक लाइफ स्किल आई वुड से हम लोग बहुत जल्दी सीख गए, क्योंकि सारा रिस्क, सारा बेनिफिट, सारा लॉस आपका खुद का होता है। और कहा जाता है कि जीवन भर की बॉन्डिंग बन जाती है, जो भी आपके साथ दोस्त रहते हैं उनके साथ जीवन भर की बॉन्डिंग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल पे, चॉइस ऑफ इंटर्नशिप्स। ये बहुत अहम सवाल है, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स अक्सर इंटर्नशिप्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि इंटर्नशिप वो होनी चाहिए जो सीवी में शाइन करे, टॉप टॉप टियर लॉ फर्म्स दिखेंगी, और ऐसा कुछ दिखेगा तो बहुत आगे चल के फायदा होगा। दूसरी चीज जो बच्चे सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे सहपाठी ने या मेरे दूसरे दोस्त ने XYZ जगह पे इंटर्नशिप करी है, तो मुझे भी वहां करनी है, तो मैं पीछे ना रह जाऊं। वो उस समय ये नहीं देख पाते। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। वो इस समय ये नहीं देख पाते कि उनके लिए क्या सूटेबल है। उनकी जर्नी उनको डिसाइड करनी है, और उसका डिसीजन वो अपने पीयर्स को देखकर लेंगे तो गलती होने का बहुत बहुत ज्यादा चांस रहता है। अपने एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। पहली इंटर्नशिप हमें मिली थी एक एनजीओ में, कॉलेज के थ्रू, मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप, मार्ग करके एक एनजीओ थी। फर्स्ट ईयर के बाद छुट्टियां थी 2 महीने, उसमें हमें इंटर्नशिप मिली। धूप में स्लम्स में जाकर हमने लोगों को लीगल राइट्स के बारे में जागरूक कराया, और कुछ हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी वो देते थे। इंटर्नशिप के आखिरी दिन एक व्यक्ति आए हमारे पूरे बैच से, इंटर्न्स के बैच से मिलने के लिए, और उन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन दी कि मैं ऐसे ऐसे कुछ नई एक एनजीओ शुरू कर रहा हूँ, कुछ मेरे इस तरीके के ख्याल हैं, मैं राइट टू इंफॉर्मेशन पे भी काम करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग जो मेरे को सहायता देना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कल सुबह राजघाट पे मुझे 11 बजे मिल सकते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है। अब इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर के बाद कड़ी धूप में जून जुलाई की करने के 4 हफ्ते के बाद एक दिमाग में था कि ये अब दोबारा राजघाट और दोबारा एनजीओ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई और अपॉर्चुनिटी उस समय नहीं थी, बिल्कुल शुरुआती दौर था। तो मैं वहां पहुंचा, और आश्चर्य होगा आपको जान के कि मैं वहां अकेला पहुंचा। वो 30 बच्चे जो हमारे साथ मार्ग में थे, उनमें से कहीं कोई भी नहीं आया। तो जिन व्यक्ति ने हमें बुलाया था उनसे मेरी और उनकी बात हुई। उनके और बुलाए हुए 1-2 और लोग आए थे, लेकिन वो मार्ग वाले बच्चों में से नहीं थे जी। तो मैंने उसके बाद उनके साथ एसोसिएट किया। उनके कई प्रोजेक्ट्स में हमने बहुत काम किया। उनको यूनिवर्सिटी में भी हमने लेक्चर के लिए बुलाया, उनके कई प्रोजेक्ट्स में। इनफैक्ट मेरे LLM की लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी उनकी लिखी हुई है, और वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी। सो जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तो हम लोगों का काफी अच्छा रैपो रहा। इनफैक्ट मनीष सिसोदिया जी से भी उन्होंने जी न्यूज छोड़ी थी, कबीर नाम की एक एनजीओ सेटअप करी थी। तो अरविंद जी मुझे कहते थे, यार मनीष के लिए भी कुछ इंटर्न्स वगैरह आप अपनी यूनिवर्सिटी से देखो, इनको भी कुछ सपोर्ट मिले।
तो आईपी से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को इन एनजीओज के साथ उस समय जुड़वाया, और बहुत लोगों को के पास, उनको याद होगा, परिवर्तन के सर्टिफिकेट्स या कबीर के सर्टिफिकेट्स उस समय मिले। अच्छा, इससे आगे की जर्नी ऐसी रही कि अरविंद केजरीवाल जी उस समय, आप जानते हैं, परिवर्तन नाम की एनजीओ उन्होंने स्टैब्लिश करी थी। तो उनके साथ प्रशांत भूषण जी, कॉलिन गोंजाल्विस जी, शांति भूषण जी, ये लोग जुड़े हुए थे। तो मेरी अगली इंटर्नशिप अरविंद केजरीवाल जी की ही रिकमेंडेशन पे मैंने प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी के साथ करी। उसकी अगली इंटर्नशिप भी उन्होंने ही मुझे गाइड किया और मैंने कॉलिन गोंजाल्विस के साथ करी। तो ये मेरे फर्स्ट 2-3 इंटर्नशिप्स थी जिनका पूरा मार्गदर्शन एनजीओ मार्ग से हुआ। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा लिटिगेशन की तरफ है। तो थोड़ा जानने की जरूरत शुरू करी कि लिटिगेशन एज ए करियर चॉइस कैसी होगी आगे चल के। एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर सब लोग सोचते हैं लिटिगेशन तो बहुत मुश्किल चीज है, अनलेस आपके कनेक्शंस हो, अनलेस आप लोगों को जानते हो। लिटिगेशन हर एक के बस की बात नहीं है। तो कोशिश करी कि जानते हैं क्या होगा। फिर हमने इंटर्नशिप्स, मेरी 5 साल में मैंने 14 इंटर्नशिप्स करी, और कुछ अच्छे ऑफिसेज में श्री के वेणुगोपाल, श्री हरीश साल्वे जैसे सीनियर एडवोकेट्स के साथ, IZB, वैश एसोसिएट जैसी लॉ फर्म्स के साथ, सिंगापुर में भी मैंने एक इंटर्नशिप करी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में, जहां जहां पे भी मुझे मौका मिला मैंने वहां इंटर्नशिप करके एक एलिमिनेशन प्रोसेस यूज किया कि क्या मुझे पसंद नहीं है, ना कि एक प्रोसेस, ना कि चूज करना शुरू किया कि क्या मुझे पसंद है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है एक इंटर्न एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंटर्नशिप करने के बाद सोचता है कि उसका करियर आईपी में होना चाहिए, उसको बड़ा पसंद आता है कि आईपीआर बड़ा इंटरेस्टिंग चार्मिंग सब्जेक्ट है। अगर वही इंटर्नशिप उसने एमएनए में कर ली होती है तो उसको लगता है कि मेरा करियर, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बड़ी आलीशान है, मुझे एमएनए में करना है। आर्बिट्रेशन में कर लेता है तो उसे लगता है लाइफ इज अबाउट आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट्स। तो मुझे लगता है ये एक गलत अप्रोच है। आप 5 साल एज अ स्टूडेंट सब कुछ करें, जहां जहां आप इंटर्नशिप करते हैं वहां पे आप एक एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करें कि व्हाट यू आर नॉट कट आउट फॉर, देन टू पिक अप ऑन समथिंग एंड क्लोज द डोर्स ऑन एवरीथिंग एल्स। आप आज सोच सकते हैं कि मैं आईपी में बहुत अच्छा करूंगा, आईपीआर का मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, लेकिन कल हो सकता है आपका एक्यूमेन उससे बहुत बेटर हो, शायद आप लिटिगेटिंग लॉयर बन के ज्यादा शाइन कर सकें। तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी फैसले ना लेकर स्टूडेंट्स को अपने पूरे 5 साल अच्छे से यूज करने चाहिए, और इंटर्नशिप्स को प्लान ऐसे करना चाहिए कि वो हर एक फील्ड का एक्सपोजर ले सकें। उसके बाद जो फील्ड अच्छे लगने लगे लास्ट के 2 सालों में उस पर फोकस करें। बड़ी अच्छी बात बताई शशांक आपने, और मैं समझता हूँ लेकिन 14 इंटर्नशिप अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं। आपने इतनी जगहों पे इंटर्नशिप की, एनजीओ आपने बताया कि केजरीवाल साहब के साथ उनके शुरू किया आपने, अपना पहले साल में थे, फिर आपने अगले 5 सालों में बहुत नामी गिरामी बड़े बड़े वकीलों के साथ भी काम किया। और एक जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की आपने बात कही, बहुत खूबसूरती से इसको आपने रखा कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा जो आपने कही कि कोई मापदंड नहीं होता, आप 10 करें, 14 करें, 5 करें, उसको लेकिन पूरे मन से करें भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बच्चे, मैं समझता हूँ आज की जनरेशन के जो है कंपटीशन इतना है, स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। तो उस टाइम तो मेरे ख्याल से जब आपने हमने अपना करियर शुरू किया था तो एक हमारे अंदर वो स्फूर्ति होती थी, एक जानने की इच्छा थी, और बतौर पहली पीढ़ी के वकील यू कैन नॉट लीव थिंग्स टू चांस, तो आपको करना ही करना है। पर आज मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, वर्चुअल भी कर रहे हैं, हाइब्रिड भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उस पर आपका कुछ कहना है कि मतलब कितना स्ट्रेस ले एक बच्चा, मतलब उसको कैसे, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बच्चे आज भी 14-14, 20-20 इंटर्नशिप करते हैं, कुछ बच्चे 4 इंटर्नशिप करते हैं। तो इसका क्या सही तालमेल होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने 14 इंटर्नशिप्स इसलिए करी क्योंकि मेरा उस पूरा समय इंटर्नशिप्स में मैंने फोकस किया। उस समय हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर मूड कोर्ट्स को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इतने ज्यादा मूड कोर्ट्स में हमारी टीम सिलेक्ट होके जा नहीं रही थी। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सिलेक्टेड मूड्स होते थे। तो मुझे लगता है आज के स्टूडेंट्स को एक मूड कोर्ट्स, पब्लिकेशंस, इंटर्नशिप्स, इसके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए। और नॉट एवरीबडी इज अ मूटर, तो अगर कोई अगर मूटिंग नहीं करना चाहे तो वो अलग चीजों में भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। मीडिएशन आजकल बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फील्ड और एक इमर्जिंग फील्ड की तरह आ रहा है, और मीडिएशन इज अ वेरी रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर। अगर आप एज अ स्किल सेट उसको सीखते हैं तो अनलाइक मूड कोर्ट्स एंड लिटिगेशन जहां आपको एकदम से
प्रेशर फील होता है, एडवर्सरियल टेक्निक्स यूज होती हैं। मीडिएशन में ऐसा नहीं है। तो जहाँ आपको लगे कि आप यू आर नॉट रेडी फॉर मूड कोर्ट्स, यू शुड ट्राई फॉर मीडिएशन कॉम्पिटिशंस, यू कुड ट्राई फॉर डिबेट कॉम्पिटिशंस। आप ऐसी चीजें ट्राई करें जहां आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, स्टैब्लिश इन द सेंस फॉर योर ओन गुड। आप खुद को जान पाए कि मेरे ये स्ट्रेंथ्स हैं और उसके हिसाब से उनको डेवलप करें। जहां तक स्ट्रेस का सवाल है, मुझे लगता है आजकल स्टूडेंट्स सीवी को, जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, उसमें स्टैंप्स लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि बड़ी बड़ी फर्म, बड़े बड़े नामों के स्टैंप आ जाए, तो शायद उससे उनकी एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ेगा, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं उन सबको यही बताना चाहूंगा कि जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं वो ये सब कुछ देख चुके हैं, डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ वहां बैठे हैं, और वो आपका सीवी एक सेकंड में पूरा स्कैन करके समझ सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और आप कितने फोकस्ड हैं। तो जस्ट बिकॉज आपने 5 बड़ी फर्मों में इंटर्नशिप करी है या 5 बड़े वकीलों के साथ इंटर्नशिप करी है, उससे मैं ये नहीं कहता कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर दैट विल नॉट बी अ डिटर्मिनिंग फैक्टर। आपका एम्प्लॉयर आपको जानेगा और आपके बारे में जानेगा, उसके बाद आपको टीपीओ मिलने का या जॉब मिलने का चांस है, ना कि सिर्फ रबर स्टैंपिंग से। तो स्ट्रेस लेने से नहीं होगा, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। चाहे आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, चाहे आप सेकंड जनरेशन लॉयर हैं, आपको सीवी बिल्ड करना है इन अ वे कि जो आपका सीवी पढ़े वो उसके अंदर एक फोकस, एक ग्रोथ देख सके, ना कि सब कुछ मिला हुआ है और एक खिचड़ी बनी हुई है। बड़ी सहजता से आपने बात रखी शशांक की। रैट रेस में बच्चों को नहीं फंसना चाहिए। अपने आप को मतलब कहते हैं सेल्फ असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो आप खुद का है, वो खुद को झांके कि आपको कहाँ पे पसंदीदा चीजें लॉ में समझ आती हैं, आपका मन कहाँ लग रहा है। जबरदस्ती क्योंकि आपके कोई दोस्त कर रहे हैं कुछ काम या कोई और आपका साथी काम कर रहा है उसके पीछे भगदड़ में ना रहे। अपने खुद का मूल्यांकन, सेल्फ वैल्यूएशन जिसको हम कह सकते हैं, वो करें। आपने बड़ी सुंदरता से इस बात को रखा। तो अब आ जाते हैं कि आपने अपनी इंटर्नशिप का परचम लहराया, लॉ स्कूल आपने खत्म किया, उसके बाद फिर आप विदेश भी गए, यूनाइटेड किंगडम आप गए मास्टर्स करने। तो उस जर्नी के बारे में हमें जरा सा बताइए। तो मैंने मास्टर्स करने के बारे में सोचा। पहले ये सोचा कि 2 साल रुकें, 3 साल रुकें, तुरंत करें। इस बारे में बहुत सारे सवाल आज भी उठते हैं। तो पहले तो मैं अपनी जर्नी से पहले लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस से आप अगर 2-3 साल एक्सपीरियंस ले लेते हैं प्रोफेशनल, तो आपके एलएलएम में बहुत आपको अलग तरीके से फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका एक फोकस बदल जाएगा। आप लोगों से जब मिलेंगे मास्टर्स कोर्स के दौरान, तो आपका जो कॉन्वर्जेशंस होंगी वो ज्यादा मीनिंगफुल होंगी। बट बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं खुद, हम उस समय सोचा कि एजुकेशन एक बार में खत्म कर लेनी चाहिए। अभी 5 साल लॉ कर लिया है तो एक साल और लगा के इमीडिएटली लेट अस गेट ओवर विद इट। वो अप्रोच मुझे लगता है इन कंपैरिजन थोड़ी वीक अप्रोच है। उसका रीजन ये है, जैसे आप अच्छे से जानते हैं, मास्टर्स कोर्स के अंदर आप देखेंगे कि स्पेशली विदेश में जो लोग आते हैं, दे आर वेरी सीजन्ड लॉयर्स इन देयर कंट्रीज। कोई 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मास्टर्स करने आ रहा है, कोई 12 साल 15 साल के बाद आ रहा है, कोई अपनी कंट्री में जज है, कोई अपनी कंट्री में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और आप जस्ट एक स्टूडेंट की तरह वहां पहुंच जाते हैं। तो एक जो आप उससे एडवांटेज ले सकते थे उस कोर्स से, जो आप नेटवर्किंग कर सकते थे उस कोर्स के दौरान, वो आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर आप सीधा लॉ स्कूल के बाद चले जाते हैं। तो मैं उस बारे में अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा कि ये एक स्टेप है जो सबको अपने फाइनेंशियल कंडीशन, अपने बैकग्राउंड, अपने करियर मूव्स को ध्यान में रखते हुए लेनी चाहिए। और आपको अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करना चाहिए if they cannot afford your foreign education. Nothing, frankly speaking, I have seen people coming back from all top universities finding trouble in getting decent jobs in India, because it ultimately for an employer it does not matter कि आप कहाँ से मास्टर्स करके आए हैं। उसको अपने ऑफिस में जो इंसान जिस काम के लिए चाहिए, वो उसी काम के हिसाब से इंसान को ढूंढ रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पीएचडी है, कि आपके पास 4 डिग्रीज हैं। अगर उसको एक वकील चाहिए जिससे उसको बहस करवानी है, तो वो ये देखेगा कि क्या आप केपेबल हैं बहस करने के लिए, क्या आप में वो एनालिटिकल स्किल्स हैं। एजुकेशन बेस्ड नहीं जाती। तो मेरे इस बात को गलत मत समझिए कि आप एजुकेशन एलएलएम कर लिया या पीएचडी कर लिया तो उसको डिस्काउंट करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके अपने फायदे जरूर हैं, लेकिन
अपने आप को, अपनी फैमिली को आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस में ना डालें कि नहीं, अगर मेरा दोस्त मास्टर्स करने गया है या किसी और ने मास्टर्स किया है तो मुझे भी करना है और मुझे इसी विदेशी यूनिवर्सिटी से करना है। अब आते हैं मेरी जर्नी पे। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम गया, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में आर्बिट्रेशन एक और उनका मॉड्यूल था, वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पे एक कोर्स चूज किया। बड़े इंटरेस्टिंग प्रोफेसर्स थे। आई डोंट नो, आप इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारे आईपी यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, एमआईटी का मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे मैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मॉड्यूल मैंने ऑप्ट किया, कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, व्हिच वाज बीइंग टॉट बाय प्रोफेसर जेम्स फॉसेट। जेम्स फॉसेट एक बहुत मानी हुई किताब है इंटरनेशनल लॉ की, चशायर, उसके ऑथर हैं। तो और इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स के ऑथर, किताब की एक लेजेंडरी बुक है माइकल ब्रिज, उसके ऑथर, और ऐसे बहुत नामी ग्रामी प्रोफेसर्स यूके की यूनिवर्सिटीज में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, मिलते हैं। वहां जाकर आप एक अलग लेवल की एजुकेशन ऑब्टेन कर पाते हैं। रिसर्च हैज टू बी एक्सट्रीमली ओरिजिनल, एक मोटिवेशन अलग है। मुझे याद है हमारी हफ्ते में 3 क्लासेस होती थी, तो स्टार्टिंग में लगा यार ये तो बहुत अच्छा है, सिर्फ 3 क्लासें हैं। फिर जो रीडिंग आती थी उन 3 क्लासों की, वो बाकी 4 दिन कम पड़ जाते थे पढ़ने के लिए। तो 200 250 पेज पढ़कर हम लोग सेमिनार्स अटेंड करने जाते थे, और इट वाज अप टू यू, आप ना भी पढ़ें, लेकिन आप उस क्लास में फिर सर पैर नहीं समझ पाएंगे अगर आप वो रीडिंग्स पढ़ के नहीं गए। तो उस तरीके की आदतें जो फ्रैंकली हमें अपने अंडरग्रेड में तो नहीं थी, वो मास्टर्स में जरूर एवोल्यूशन हुआ और बहुत अच्छा रहा। और मैंने अपनी डिसर्टेशन बनाई प्रोफेसर जेम्स फॉसेट के अंडर। तो उसकी एक इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी मैं आपको ये बताना चाहूंगा ओरिजिनल राइटिंग पे। तो मैंने टॉपिक चूज किया, तो उनसे अप्रूव कराने गए, तो फॉसेट साहब ने बोला कि इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, व्हाई डोंट यू रिड्यूस इट टू सो एंड सो। तो उनके सजेशन को मान के हमने उसको और रिड्यूस कर दिया। उन्होंने बोला इस पे एक किताब है बाय सो एंड सो ऑथर, आप वो किताब पढ़ें, उसमें काफी कुछ मिल जाएगा। तो मैंने वो बुक गूगल करी, तो वो मेरे एग्जैक्ट डिसर्टेशन टॉपिक पे वो किताब थी। मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो किताब मैंने खरीदी, तो किताब के जनरल एडिटर जेम्स फॉसेट साहब थे। तो हमने कहा अब तो भाई, अब तो खुद ही पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई तरीका नहीं है कि कॉपी पेस्ट आप नहीं कर यहाँ सकते। से वहां से, यहाँ से वहां से कुछ ले सकें। तो वहां जाकर हमने जो ओरिजिनल रिसर्च क्या होती है, और आई वाज फॉर्चुनेट, मुझे हेग एकेडमी में कंप्लीट स्कॉलरशिप मिली उसी साल फॉसेट साहब के रिकमेंडेशन पे, तो उनकी लाइब्रेरी भी काफी यूजफुल रही। इन सब चीजों से निकाल निकाल के हमने एक ओरिजिनल डिसर्टेशन बनाई, और फॉसेट साहब के अंडर distinction I received for my dissertation, which was for me a matter of great personal satisfaction. From coming from an undergrad course जहाँ original research हमने frankly उस समय तो बिल्कुल नहीं करते थे, to transforming myself to somebody who would read 200-250 pages before a class and then doing original research, it changed a lot of things forever. तो ये कुछ advantages हैं जो मास्टर्स कोर्स से आप शायद गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी मैं जिन बच्चों को देख रहा हूँ हमारे यहाँ इंटर्नशिप पे आते हैं, आई थिंक द लेवल ऑफ एजुकेशन हैज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च, राइटिंग, पब्लिकेशंस को लेके स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस, और बहुत हाई क्वालिटी आर्टिकल्स 4th ईयर 3rd ईयर के बच्चे लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक डिफरेंट फेज है। डेफिनेटली आई थिंक 2 चीज़ आपने बड़ी सुंदर इसमें व्याख्या की। पहला तो आपने जो बताया कि जो एक गैप होता है एजुकेशन के बाद मास्टर्स को कंसिडर करने का, वो अच्छा है, क्योंकि जो एजुकेशन लोन हम लोग लेके जाते हैं कई बार स्कॉलरशिप्स के अभाव में, मैं कहूँगा ऐसा नहीं कि वी आर नॉट मेरिटोरियस, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट को इंस्टेंट स्कॉलरशिप मिल पाना किसी भी देश में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, और उसके लिए हम बहुत कम से कम 20 लाख 40 लाख 50 लाख तक का भारतीय राशि में लोन लेके जाते हैं। और कई बार किसी भी कारणवश जब हमको जॉब नहीं मिल पाता विदेश में या देश में, तो उस लोन को चुकाने में बहुत आफत महसूस होती है। और ऐसा आपने भी देखा है, मैंने भी देखा अपने कई साथियों के साथ, जिनको हो सकता है बाहर जॉब न लगी, या अगर लग गई या वापस नहीं आना चाहते थे, बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तो जो शुरू के जो 3-4 साल आपके निकलते हैं उस ऋण को तारने में, तो बहुत कठिन हो जाता है। दूसरी आपने एक और अच्छी बात की कि अगर आप 2-3 साल के बाद जाएंगे तो थोड़ा सा दुनिया की समझ बढ़ जाती है। आप चूज कर सकते हैं कि आप मास्टर्स करना है, थोड़ा स्कॉलरशिप की
ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। हो सकता है पार्ट स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। फिर आपने जो फॉस्टर साहब की बात बताई कि एक तरीके के सिर्फ उन्होंने अध्यापक का रोल नहीं आपकी लाइफ में अदा किया, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मेंटरशिप का उन्होंने जो एक रोल होता है एक मेंटर मेंटी का, वो आपकी लाइफ में जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने खुद बोला कि मैं 250 पेज पढ़ रहा था और उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि ये किताब मैंने लिखी है, आपको इंडायरेक्टली उन्होंने बोला कि इसको कंसिडर कर। तो जब आप खोल के देखते हैं तो आपके सामने आता है अरे तो मेरे गुरु की किताब है, तो अब हम कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते। तो जो ओरिजिनल थिंकिंग का जो जो पूरी प्रक्रिया है कि आपको सोचना है, अपनी सोच पे प्रहार करके कुछ नया लिखना है, ये बहुत अच्छा आपने अच्छी बात बताई। और इसी से जो आपने जुड़ी बात ये बताई कि अब जब आप जैसे लोग आते हैं हमारे देश में वापस और कंट्रीब्यूट करते हैं समाज में, चाहे इंटर्नशिप्स हो या आपके जूनियर एसोसिएट्स हो या आप विजिटिंग फैकल्टी हैं इतने कॉलेजेस में, आप जब वहाँ जाते हैं तो जो आपका टीचिंग लेवल का एक स्तर होता है वो बढ़ जाता है। अब आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे और कहीं ना कहीं देश में और कॉलेजों में जो लेवल ऑफ एजुकेशन होता है इंप्रूव करेगा। और मैं ये आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम स्टूडेंट्स की उनका हार्ड वर्क नहीं है, पर जो मैं समझता हूँ आपकी पीढ़ी की जो वकील जो बाहर गए और अब अपने देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक बहुत तरीके का एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन है। और इसके लिए मैं उन सभी वकीलों का आपको मिला के उनका सबका नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस बखूबी से हम अपने राष्ट्र हित में देश हित में ये सब चीजें कर रहे हैं। तो शांति आपने बड़ी अच्छी बात बताई अपने नॉटिंगम के दिनों की कि आपने किस तरीके से मेहनत की, आप सोच के कुछ और गए थे और कुछ और निकल पाया, लेकिन उसने आपको एक बहुत अच्छा वकील बना और वहां से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपकी आर्बिट्रेशन और बाकी सब्जेक्ट की जो नींव जुड़ी हुई थी जिसका आप आज कमान संभाले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वहां से वो आपकी यात्रा शुरू हुई। तो अब आ जाते हैं कि आप प्लेन टिकट लेके भारत वापस आते हैं और यहाँ के आपके सफर के बारे में शुरू बात थोड़ी सी करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने श्री पराग त्रिपाठी जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका दफ्तर आपने ज्वाइन किया, तो वहाँ की यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, उससे ज्यादा जरूरी है ये बताना ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो या तो मास्टर्स करके आए हैं या अभी एलएलबी करके जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये जानना जरूरी होगा कि वापस आने के बाद कुछ महीने मैं भी उस स्ट्रगल के दौर से गुजरा। मेरे सीवी में जैसा मैंने आपको बताया सारी अच्छी इंटर्नशिप्स होने के बावजूद एक रिस्पेक्टेबल जॉब या एक ऐसा चेम्बर या एक ऐसा ऑफिस जहां मुझे काम करना था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा भी वक्त था कि फोन आते थे दोस्तों के पार्टी में मिलने के लिए, तो मैं अवॉइड करता था क्योंकि सारे लोग गेनफुली एम्प्लॉयड थे, तो क्या किसको क्या बताना कि अभी तो वापस आके क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ये सब मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों का लाइफ का ये फेज होता है। और उस समय आप अगर अपने आप को कलेक्टेड रख सकें और अपना फोकस ना लूज करें और कॉम्प्रोमाइज ना कर दें इमीडिएटली कि यार 2 महीने हो गए अब तो जो मिल रहा है वो लेके शुरू करो, 2 के अगर 4 लग जाए 5 लग जाए, लेकिन आप अपनी जर्नी के ये अहम मोड़ पर अगर कॉन्फिडेंस और होप लूज ना करें तो बहुत बहुत आपको आगे चलकर इसका फायदा होगा। तो पराग त्रिपाठी साहब के पास हमने इंटरव्यू दिया, उन्हें बुलाया इंटरव्यू के लिए और उसके बाद बोला आपको बताएंगे। तो बंगाली मार्केट में उनका दफ्तर था, हम निकले, कोस्टा कॉफी समय था, कोस्टा कॉफी था या सीसीडी था पता नहीं, बंगाली मार्केट में वहां जाके बैठे कॉफी पीने शुरू किया। ये अगले 15-20 मिनट की बात होगी निकले हुए, और वहां 20 मिनट में कॉल आ गया कि आप ज्वाइन कर लीजिए मंडे से। तो ये वेटिंग पीरियड भी होता है, उसके बाद आप एंजाइटी में रहते हैं कि इंटरव्यू दिया है, अब उसके बाद फॉलो अप कैसे करना है, कितना पुशी हो सकते हो आप, किससे पूछना है, एचआर से पूछना है, जूनियर से पूछना है, बॉस से खुद पूछना है। तो मेरे केस में वो थैंकफुली वो हुआ नहीं क्योंकि वो 15-20 मिनट में उनका फोन आ गया और वो एंजाइटी मेरी खत्म हो गई। एक चेम्बर के अंदर जैसा आप अच्छे से जानते हैं एक प्रैक्टिस का एक तरीका बड़ा अलग होता है। आपकी सैलरीज जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लॉ फर्म स्ट्रक्चर के तरीके से नहीं होती। आपकी सैलरीज आर मोर लाइक अ स्टाइपेंड। इट इज इनफैक्ट आपका जो सीनियर है वो आपको एज अ लाइबिलिटी ले रहा है बिकॉज उसको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है, वो आपको सिखाने वाला है। उसके ऑफिस के अंदर एज अ सीनियर एडवोकेट, कोई भी सीनियर एडवोकेट हो, उनके पास ब्रीफिंग काउंसिल्स आते हैं, ब्रीफिंग काउंसिल्स कैन डू एन एक्सीलेंट जॉब ऑन द ब्रीफ। उनकी ब्रीफ है वो बना के लाए हैं, वो समझा भी देंगे। आपका काम नहीं है, आपको रखा गया है क्योंकि एज अ सीनियर एडवोकेट वो आपको मेंटर करने के लिए अग्री कर रहे हैं और उस मेंटरिंग प्रोसेस में आपको एनकरेज करने के लिए एक रीजनेबल स्टाइपेंड सैलरी भी दी जाती है। तो बहुत सारे यंग लॉयर्स, बडिंग लॉयर्स लिटिगेशन चेम्बर्स या सीनियर चेम्बर्स में सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनको लगता है अरे सैलरी तो ये मेरा दोस्त तो वहाँ 80,000 में गेनफुली एम्प्लॉयड है किसी फर्म में फर्स्ट ईयर से और यहाँ तो ये 20-25 हजार की बात कर रहे हैं।
तो ये फैक्टर्स आप बड़ी अर्ली अगर इनको एक वाइटल रोल प्ले करने देंगे अपनी लाइफ में, तो आगे चलकर इससे नुकसान हो सकता है। आपको, मुझे लगता है, पहले 2-3 साल एक्सटेंशन ऑफ लॉ स्कूल की तरह लेना चाहिए। आपको ये फील करना चाहिए, देखिए अब मैं 3 साल का और लीगल एजुकेशन ले रहा हूँ जिसकी मुझे फीस नहीं देनी, और जिसमें मुझे बैंड पहनना, गाउन पहनना, लिटिगेशन का एग्जांपल दूं, की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ऐसे कंट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसका रिजल्ट मैं खुद देख पाऊंगा, मेरी रिसर्च यूज कर रहे हैं, मेरे सीनियर नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं देख पाऊंगा, एज अगेंस्ट वाइल यू वर एन इंटर्न, जहां पे आपका पार्टनर्स ऑफ लॉ फर्म, जो सीनियर काउंसिल्स के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है। उनकी जूनियर्स आपको काम देते हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च देते हैं, दे कांट ट्रस्ट योर रिसर्च सो मच, तो आपको कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन के ऊपर काम नहीं आ जाएगा। तो त्रिपाठी साहब के पास लगभग 1 साल के आसपास मैंने काम किया। उस समय एएसजी थे, टैक्स एएसजी थे, बहुत सारा टैक्स का काम आता था। टैक्स में मेरे को बिल्कुल ना नॉलेज थी, ना एक्सपोजर था, ना इंटरेस्ट था। तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि जो भी नॉन टैक्स ब्रीफ्स हों आप उसमें मुझे इन्वॉल्व करिए, क्योंकि टैक्स बहुत चैलेंजिंग लगता था। तो उन्होंने, उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं था, हर जूनियर अगर ऐसे चूज करने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हाँ, तो कुछ कुछ एक्सपोजर टैक्स का उस समय मिला, कुछ वाइट कॉलर क्राइम के केसेस पे हमने काम किया। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी पावर पैक्ड टाइम रहा, क्योंकि एज एन एएसजी और एज ए लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ब्रीफ्स आपको रात को 7-7:30 बजे आती हैं, जिनका कल अगले दिन पेशी होती है। तो वो 12 घंटों में आपको तैयार करके रेडी होना होता है। और मैं ये बहुत दुख के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इसमें ब्रीफिंग काउंसिल्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उनको खुद बेचारों को 7:30-8 बजे ब्रीफ मिलती है, तो वो 8 बजे एएसजी के दफ्तर आके उसको ब्रीफ कर पाए, ऐसा लगभग संभव नहीं होता। और बहुत सारे लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते जो पैनल पे होते हैं ना, क्योंकि पैसे वैसे पैनल पे मिलते नहीं है ज्यादा। तो वहां पे एक जूनियर का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रीफिंग काउंसिल इज नॉट डूइंग इट्स जॉब प्रॉपर्ली। तो मजा आया। उस समय हमें, एज अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस, आई यूज्ड टू टेक हिम, बट लेटर ऑन आफ्टर लीविंग द चेंबर, आई थिंक वी टुडे वी हैव अ वेरी फ्रेंडली रैपो। ही हैज सपोर्टेड मी, मेंटर्ड मी इन मेनी वेज, सो ग्रेट टाइम आई हैड इस चेंबर। ये आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की। कितने मतलब कम समय में आपके पास एक टर्न अराउंड टाइम होता है बतौर लिटिगेटर, कि आपको रिसर्च भी करनी है, ब्रीफ को अंडरस्टैंड भी करना है, अपने सीनियर को अप्राइज भी करना है, और कोर्ट में बगल में जाके खड़े भी होना। और अगर डांट पड़ जाए जिससे हो सकता है उसकी जिम्मेदारी भी आप पे मर दी जाए बाद में, ऐसा भी कई बार होता है। तो बड़ी विचित्र समस्या होती है, स्पेशली एज ए जूनियर लॉयर जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हो। तो बड़ी अच्छी आपने इसकी व्याख्या की शशांक। इसके बाद मेरा समझता हूँ आपका अगला मोड़ जो आपके जीवन में आया वो एक एंटरप्रेन्योर होने का है, जब आपने शायद ये डिसाइड किया कि अब आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस है, खुद की फर्म आपको शुरू कर देनी चाहिए, जो अब मर्ज कर गई है अडवाणी कंपनी से, देश की प्रमुख आर्बिट्रेशन फर्म हो जिसकी गिनती होती है। तो उसका जरा आप में सफर बताएं कि वो सफर आपने कैसे सोचा करने का, और वो सफर क्या रहा? ये एक काफी बड़ा रिस्क था। दो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, इनफैक्ट 3 फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स ने मिलकर एक चीज सोची। और दो, आप जानते हैं, आपके लॉ स्कूल से थे मेरे दोनों मित्र। इनफैक्ट उनमें से एक फ्रेंड ने मुझे दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि एक सेटअप बनाया जाए। तो हालांकि मैं बहुत नया था प्रोफेशन में और इतनी समझ नहीं थी, लेकिन कुछ अंदर से इंस्टिंक्ट फीलिंग आई कि ठीक है, ये कोशिश की जा सकती है। 3 दोस्तों ने मिलकर एक फर्म सेटअप करी, एक्सेंडो लॉ पार्टनर्स के नाम से। अपार गुप्ता आपके बैचमेट हैं, जी। तो उनका एक स्पेयर प्रॉपर्टी उस समय थी ईस्ट ऑफ कैलाश में। अब शायद अब अपना दफ्तर वो वहीं से ऑपरेट करते हैं। तो वहां पे हमने दफ्तर शुरू किया, ऑफिस सेटअप किया, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर थोड़ा सा फॉलो किया। अपार ने अपना पास्ट एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए उसको अच्छे से शेप अप किया। आई वुड गिव ऑल द क्रिएटिव क्रेडिट टू अपार फॉर मेकिंग इट लुक लाइक अ लॉ फर्म, जबकि हम लोग सब 1-2 साल 3-3 साल से कम के एक्सपीरियंस लॉयर्स थे। फिर वहां पे एक बड़ी अच्छी चीज मुझे रियलाइज हुई लाइफ के अंदर। हम लोग का स्टार्टिंग का फेज बड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहा। आप ब्रेक इवन भी नहीं कर पाते हो जब आप शुरू करते हो, और जब आप बहुत जल्दी शुरू कर लेते हो। अब तो लोग काफी समझदार हैं, कुछ पैनल्स होने के बाद, कुछ रिटेनर्स होने के बाद शुरू करते हैं। हम लोगों के पास ऐसा उस समय कुछ भी नहीं था, और हमने एक ये लीप ऑफ फेथ लिया
और कुछ सुबह कई बार उठ के ऐसा लगता था कि यार कैसे चलेगा ये, अगले दिन कैसे ऑफिस चलेगा, एक्सपेंसेस कैसे होंगे, कब तक हम लोग अपनी सेविंग्स को ईट अप करते रहेंगे। फिर हमने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए। इनफैक्ट एक life changing initiative was a conference that we decided we would do on construction laws. Completely independent अप्रोच से हमने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोफेसर रणबीर सिंह वाज द वाइस चांसलर, उनको कांटेक्ट किया। रणबीर सिंह साहब ना मुझे जानते थे, ना अपार को, ना अनिमेश को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपका जो ये इनिशिएटिव है मैं उसको पूरा सपोर्ट देना चाहता हूँ। फाइनेंशियल हेल्प मेरी तरफ से कुछ नहीं होगी, पर मेरा कैंपस, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेरी फैकल्टी पूरी आपके डिस्पोजल पे है, सो यूज इट द वे यू वांट। आप इतना अच्छा सपोर्ट एक बहुत अच्छे उभरते हुए लॉ स्कूल से हमें मिला। हमने वहां पे ये कॉन्फ्रेंस करी और इसके अंदर हुज हू ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने बुलाया। बहुत सक्सेसफुली ये इवेंट कंडक्ट हुआ और उसके बाद हमारे कई इस तरीके के कॉन्टैक्ट्स बने जहां से फर्स्ट रे ऑफ होप आई, फर्स्ट गुड क्लाइंटेल आई वुड से वी वर एबल टू गेट आउट ऑफ इट। और वहां से एक ऐसे कुछ कॉमन क्लाइंट्स ऐसे थे जिसमें इंटरेस्ट अडवाणी एंड कंपनी को भी था, उनके कुछ लोग मेरे संपर्क में थे, तो उन्होंने प्रपोज किया कि इनके लिए अगर आप जॉइंट पिच करना चाहें, क्योंकि आप लोगों की टीम 2-3 लोगों की टीम है, हम लोगों की बड़ी टीम है, तो क्या पता हम साथ में काम कर पाए। तो हमने डिस्कस किया इंटरनली, हमने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई बड़ा मैटर आता है जिसमें एक बड़ी पुरानी फर्म की एक्सपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं। We should not take a client, and this is a lesson which I would like to share with everybody. While you're growing, of course आप experiment कर सकते हैं, लेकिन do not experiment at the cost of a client. True. क्योंकि आज आप अपनी एक्सपर्टीज स्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं कि शायद चलिए मैं ये केस करके देख लेता हूँ शायद ठीक हो जाए, वो आपके लिए तो एक चुनौती है, लेकिन एक क्लाइंट का बहुत हाई स्टेक लिटिगेशन आप की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्किल सेट को जानें, अपनी स्ट्रेंथ को जानें, और जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, किसी और के साथ जुड़ने की जरूरत है, किसी के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है, वहां पे वो करें, ताकि आपका क्लाइंट जिसने आपके ऊपर फेथ दिखाया है इवन इन योर अर्ली इयर्स, वो डिसअपॉइंट ना हो। he should not feel कि you have taken that assignment as a stepping stone or an experimental job. तो ये प्रपोजल जब आया अडवाणी कंपनी से, हमने इसको एक्सप्लोर किया, जॉइंटली पिच किया और एक बड़ा मैटर साथ में हासिल किया। और उसी डिस्कशन के दौरान ये बात हुई कि हमने दिल्ली में एक ऑफिस बनाया है अडवाणी कंपनी ने, कि आप लोग वहाँ आना चाहेंगे एज पार्टनर्स, उसको मर्ज कर सकते हैं। तो इट वाज अ वेरी वेलकम स्टेप। हमने सारे अपने प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट किए एंड वी मर्ज्ड विद अडवाणी कंपनी। बहुत अच्छी आपने ये बताई, आपकी जो इनिशियल स्टोरी रही, एंड रेस्ट दिस इज हिस्ट्री। तो अडवाणी से आप मर्ज कर गए, अब आप आर्बिट्रेशन की दुनिया के सफर में कदम भी रख चुके थे, क्योंकि अडवाणी इज नोन फॉर इट्स आर्बिट्रेशन प्रोवेस। बीच में मेरे ख्याल से कुछ ऐसा समय रहा जब आप सूडी कंपनी के भी पार्टनर है, तो उस सफर के बारे में भी थोड़ा हमें बताइए कि क्या फर्क आपने पाया अडवाणी में काम करने में, सूडी में काम करने में, और फिर जब आपने ये निर्णय लिया वापस अडवाणी की बागडोर संभालने का, बतौर पार्टनर आप हैं यहाँ पे, हेड करते हैं दिल्ली ऑफिस को, तो वो जो ट्रांजिशन रहा वो कैसा कैसा रहा आपके जीवन? देखिए हुआ क्या, देखिए किसी भी फर्म के बारे में मैं कुछ अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहूंगा। दोनों फर्म्स मेरे को पर्सनली दे हैव हेल्प्ड मी इन मेनी वेज एंड पीपल एट बोथ द फर्म्स हैव बीन मेंटर्स टू मी। पर एक ये मैं अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करूंगा कि एक समय ऐसा आया कि हमारे दिल्ली ऑफिस के अंदर कुछ हम लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन में तकलीफ हो रही थी। एक दो एक्सटर्नल लोग एम्प्लॉय किए गए जिनके साथ हम लोगों को मैसिव डे टू डे कामों में तकलीफ हो रही थी, कोऑर्डिनेट करने में हम लोग वी वर नॉट ऑन द सेम पेज। तो ऐसा कुछ एक हर ऑफिस के अंदर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रगल का पीरियड आता है जब आपके अपने या तो पीयर से नहीं बन रही होती, आपके कॉलीग से या सीनियर से नहीं बन रही होती, तो वहां पे यू टेंड टू टेक certain decisions. Some decisions may be fruitful, some decisions may be fatal. तो उस समय में बहुत जरूरत है कि आप धैर्य से काम लें और सिचुएशन को इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें, ना कि रिएक्ट करें। तो मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि मैंने रिएक्ट किया कि ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया,
लेकिन उसी समय में मेरे को एक हेडहंटर द्वारा अप्रोच किया गया। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे सूर्यन कंपनी इज लुकिंग टू एम्प्लॉय somebody as a partner for disputes, would you be interested? तो मुझे लगा एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर रहेगा कि एक नई फर्म के अंदर, नई फर्म मेरे लिए, नई फर्म के अंदर डिस्प्यूट्स पार्टनर की पोजीशन पे आप जाएंगे, और दिल्ली में बहुत पुरानी स्टैब्लिश लॉ फर्म है, तो कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग समय बिताएंगे वहाँ, कुछ काम करेंगे नया। तो ये सोच के, और स्पेशली जो इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स थोड़े हम लोगों के इंटरनली चल रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए कि इट में बिकम लिटिल मोर ट्रबलसम, वो डिसीजन उस समय मुझे सूटेबल लगा और मैंने वो डिसीजन लिया। सूर्यन कंपनी, आई थिंक आई स्पेंड ओवर अ ईयर अगेन। वहाँ पे कई मैटर्स पे हमने काम किया। मिस्टर सूरी सीनियर बन चुके थे तब तक, तो सूरी साहब के साथ भी कुछ मैटर्स पे उनको ब्रीफ करने के और उनके साथ काम करने का मौका मिला। फॉर्म के एटमॉस्फेयर के अंदर, एक्चुअली प्रॉपर लॉ फॉर्म एटमॉस्फेयर के अंदर टाइम गुजारने का मौका मिला, बिकॉज दिल्ली ऑफिस फॉर अडवाणी कंपनी वाज अ वेरी स्मॉल ऑफिस, और लिटरली हम लोग का 5 या 6 लोगों का टीम था। तो उसका एक बड़ा, आई वुड नॉट से अनऑर्गेनाइज्ड, बट लिटिल इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा था। तो एक फॉर्मल और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में 1 साल काम किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब शायद मुझे, उस समय तक क्या हुआ था कि मैं डीडीए का स्पेशल काउंसिल अपॉइंट हो गया था, तो डीडीए से मुझे लगभग 35 to 40 आर्बिट्रेशंस मार्क हो गई थी जो चल रही थी, विच वाज कीपिंग मी हेवीली ऑक्यूपाइड। और हालांकि मेरी सूर्यन कंपनी ज्वाइन करने से पहले भी इस बारे में बात हुई थी कि मेरा इस तरह का एक स्पेशल काउंसिल का असाइनमेंट है, उसमें कुछ आर्बिट्रेशंस होंगी, लेकिन ना वो उस समय इवेलुएट कर पाए, ना मैं इवेलुएट कर पाया कि वो काम कितना बढ़ जाएगा। वो काम इतना बढ़ गया कि मुझे लगा कि आई वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू फॉर द फर्म। और डीडीए मेरे लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि खुद की मेहनत से आपने एक पैनल या एक स्पेशल काउंसिल का प्रोफाइल आपको मिला है, और अच्छे मैटर्स कंप्लीटली आपके कंट्रोल में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी को ब्रीफ करना है, कुछ करना है, आप इंडिपेंडेंटली पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जाके बहस कर रहे हैं। और उस समय इंजीनियर्स वगैरह के साथ मेरा इतना अच्छा रैपो हुआ कि वो जब फाइल जाती थी सीएलए के पास या चीफ इंजीनियर के पास, तो वो रिक्वेस्ट करते थे मेरा नाम लिख के कि हमको अपने हमारे केस में ये वकील साहब चाहिए। तो बड़ा एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी मोमेंट था एक पीएसयू के अंदर, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इस तरीके का एक्सपोजर मिलना। तो उस समय मैंने सोचा कि अब शायद समय है कि मैं लॉ फॉर्म स्ट्रक्चर में नहीं काम कर पाऊंगा, आई शुड क्विट एंड सेट अप एन इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ अ चेम्बर। मेरी अडवाणी साहब से बात हुई कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। तो उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल उनकी तरफ से आया कि आप वापस हमारे अडवाणी कंपनी ज्वाइन करो, आप दिल्ली प्रैक्टिस हेड करो, और आप अपना डीडीए और एनी अदर गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट को एज इट इज कंटिन्यू करो द वे यू लाइक इट। तो एक काफी इंडिपेंडेंट फॉर्मेट हमने डिसाइड किया बिटवीन मी एंड मिस्टर हीरू अडवाणी, जिसपे I thought it was a no-brainer, and I decided to come back. And since then, I have been doing a lot of independent work. A lot of people who work closely with me know that a lot of my work is my independent work. And obviously, I'm also trying to steer the ship of Advani and Company in Delhi in the meantime. ये तो काफी इंटरेस्टिंग आपने वर्णन बताया आपकी जर्नी का, क्योंकि हर जर्नी में कोई ना कोई उतार चढ़ाव रहते हैं। सभी वकील जो काबिल और कामयाब शख्सियत आज की डेट में है, तो आज की तारीख में शशांक आप इतनी बड़ी एक नाव, मैं कहूँगा नाव क्या मतलब जहाज ही समझ लीजिए उसको, इतना बड़ा आर्बिट्रेशन का जहाज आप कैप्टनशिप उसकी आपके हाथ में, उसकी बागडोर आपके हाथ में, आप अपने केसेस भी देख रहे हैं, आप फर्म के केसेस भी देखते हैं, आप अपनी पार्टनरशिप और अपनी मेंटरशिप के साथ एक अपने एसोसिएट्स को, अपनी पूरी एक लीगल टीम को आप उसका नेतृत्व करते हैं। तो ये बताइए कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू की बतौर जूनियर लॉ एसोसिएट और आज जब आप एक पार्टनर हैं, एक तो उसमें आपको क्या फर्क नजर आता है और ज्यादा स्ट्रेस आपको किस रोल में लगता है, बतौर पार्टनर या जब आपने अपनी लाइफ शुरू की थी बतौर एसोसिएट? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी एक जूनियर लॉयर और एक एसोसिएट की लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म रही, और मैं एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मैंने शायद एज ए जूनियर सिर्फ 1 साल 1.5 साल काम किया होगा, और इमीडिएटली फिर उसके बाद अपनी फर्म बनाई, और उसके बाद एज ए पार्टनर ही अपनी
जर्नी कंटिन्यू करी। तो कई लोग उस समय जो हमारे दोस्त थे वो ये कहते थे कि बहुत सबसे आसान काम है पार्टनर बनना, अगर आप अपनी फर्म बना लो अपने नाम से तो अगले दिन आप पार्टनर बन जाओगे। तो एक आपको अपना रिस्पेक्ट खुद अर्न करना पड़ता है। एक चीज अलग है कि आप अपने आप को कुछ भी बुला लें, लेकिन एक प्रोफेशनल जर्नी में यू हैव टू अचीव समथिंग टू अर्न दैट रिस्पेक्ट ऑफ योर पीयर्स। यू कैन नॉट कमांड दैट रिस्पेक्ट, यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट बाय कॉलिंग योरसेल्फ एनीथिंग। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर ऐसे बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज, टर्न्स, ऑप्शंस आपके सामने आते हैं जहाँ पे आपको ये अहम फैसले लेने पड़ते हैं। करियर चेंजिंग मूव्स हो सकती हैं, करियर डिफाइनिंग मूव्स हो सकती हैं, कुछ रिस्क एपेटाइट आपको लेके चलनी चाहिए। तो आई थिंक अगर आपको प्रोग्रेस करना है, इजी लाइफ चाहिए तो बिना रिस्क एपेटाइट के भी चल जाता है। बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो सालों साल सीनियर्स के चेंबर में काम करते रहते हैं, 10 साल 20 साल। बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो लॉ फर्म्स के अंदर एक सीलिंग टच कर लेते हैं, बट उसके बावजूद रिस्क नहीं लेना चाहते। दे आर कंफर्टेबल, nothing against those lawyers. Of course, there are a lot of pressures, there are a lot of other evaluations, and people are cut out for different things. पर अगर आप में वो एम्बिशन है, अगर आप में वो स्पार्क और फायर है, तो आपको एक रिस्क एपेटाइट लेके चलनी चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लें। और एक छोटा सा मेरा एक मंत्र है जो मैं बहुत लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि टिल द एज ऑफ 30 एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू कैन। आप उसके बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिर जाएंगे कि आप बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट अपने करियर में नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पहले 5-7 साल आप लिटिगेशन से कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट से इन हाउस, इन हाउस से लिटिगेशन, लॉ फर्म, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, आपको जो करना है आप करके देख सकते हैं। फिक्सेटेड होने की जरूरत नहीं। जहां जहां आपको लगे कि मुझे नहीं, क्या ये भी करके देखना चाहिए, बिल्कुल करिए। 30 के आसपास एक ये भी कोई 30 इज नॉट अ सैक्रोसेंट फिगर, बट 30 के आसपास आके एक करियर में ठहराव आना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैं आगे के साल अपने कहाँ और कैसे लेके जाना चाहता हूँ। तो स्ट्रेस की जहां तक बात करें, मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने स्ट्रेस कभी नहीं लिया, और ना एज ए जूनियर लिया, ना एज ए सीनियर लिया। और मेरा मोटो ये रहता है, हालांकि आई डोंट नो इफ माय जूनियर्स विल एग्री विद मी, कि मैं उनको भी स्ट्रेस ना दूं। बहुत कम समय होता है जब मैं एक्चुअली स्ट्रेस में आता हूँ और अपने टीम को भी स्ट्रेस देता हूँ, विच इज यूजुअली बिकॉज ऑफ वेरी ट्रिवियल एंड वेरी स्मॉल मिस्टेक्स दैट दे डू। अगर मेरी टीम कोई बड़े ब्लंडर्स करती है तो उस पर उनको डांटनी पड़ती, ना मैं अपना टेम्पर लूज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा जिससे केस के स्टेटस में कोई कॉम्प्रोमाइज हो, या इस तरीके कोई ब्लंडर नहीं करना चाहेगा। और वी आर ऑल ह्यूमंस, गलती सबसे हो सकती है। लेकिन जहां पे एब्स्टेंट माइंडेडनेस हो, जहां पे केयरलेसनेस हो, जहां पे बहुत छोटी चीजें जिनको ध्यान में रखा जा सकता हो ना रखा गया हो, वहां जरूर आई बिकम लिटिल स्ट्रिक्ट। एंड थोड़ा मेरे को लगता है मेरे टीममेट्स को उस समय स्ट्रेस फील होता होगा। Otherwise, I think my approach has always been to keep calm and let everybody also keep calm. आपने बड़ी अच्छी बात बताई। देखिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल एथिक्स है हम लोगों के, और स्पेशली आपकी फील्ड में जहाँ इतनी हाई टिकट आर्बिट्रेशंस डील कर रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसमें जाहिर सी बात है कि गलती की गुंजाइश कम रहती है। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं आपसे जुड़ी हुई। एक बड़ी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, ऑपोजिशन में जो टीम है वो भी उतनी पेचीदी और इतनी मेहनत कश टीम है। तो इट्स ऑल्सो समटाइम्स अ मैटर ऑफ विट्स, क्योंकि आपको, मैं ये नहीं कहता कि जीत एक ध्येय होता है या लक्ष्य होता है, पर क्लाइंट को जो एक रिजल्ट चाहिए, एक नतीजा चाहिए, उस पर आपको अपना 100 या 200% देना ही देना होता है। तो अब मेरा अगला सवाल है, अब आपके आर्बिट्रेशन जर्नी पे आपने एक दशक से ऊपर की आपकी प्रैक्टिस हो गई है आर्बिट्रेशन के घेरे में। तो एक तो आर्बिट्रेशन आपने बताया कि अब बहुत जल्दी पार्टनर बन गया, आपने अपनी अडवाणी साहब जुड़े रहे, तो वो नतीजा रहा आपका आर्बिट्रेशन से जुड़ने का। तब की आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस और इन 10 सालों में आपने क्या तब्दीलियां देखी आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस में, एक तो उस पर मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। दूसरा, मैं कई बार इन कोर्सेज के नाम सुनता हूँ, जो कई बार जो मेरे चेंबर में कई बार इंटर्न्स आते हैं जो मेरे से आर्बिट्रेशन की बात करते हैं। एक दो मरतबा मैंने आपके लिए भी उनको रेफर किया इंटर्नशिप के लिए। तो FCARB MCRB करके मैं कुछ कोर्स के नाम सुन पाता हूँ। तो उनकी थोड़ा व्याख्या करके बताइए कि जो बच्चा कानून की पढ़ाई कर रहा है उसको ये सब कोर्सेज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और आर्बिट्रेशन में करियर अपना कैसे बनाए। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आपने किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने एस्पेक्ट्स में जवाब दे सकूं। तो लास्ट से शुरू करते हैं कि करियर कैसे बनाया जाए आर्बिट्रेशन में, और ये कुछ कोर्सेज जिनके आपने नाम लिए। मुझे लगता है लॉ स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि जितना एक्सपोजर गेन कर सके उसे कर लेना चाहिए।
लेकिन वो अगेन आई वुड एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि वो एक फोकस तरीके से एक्सपोजर गेन करे, ना कि सिर्फ सीवी के अंदर स्टैम्प्स लगाए। अब CIR की कोर्सेस मुझे लगता है एक वकील की लाइफ के अंदर उनका थोड़ा अलग रोल होगा। एक स्टूडेंट जिसको अभी आर्बिट्रेशन का ABC समझना है, वो एक CIR का कोर्स करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा ओवर द टॉप कोर्स हो सकता है। ACR, MCR, CR, ये उसके कुछ एब्रीविएशन होते हैं, एक लेवल्स होते हैं, वो अटेन करना, इसकी एक आपको जल्दी में नहीं रहना चाहिए। आपको यू शुड वेट फॉर योर टर्न। And I'm again, this is a very important lesson. And as an employer and as somebody who gets a lot of CVs from time to time, I would like to share कि बहुत सारे CVs में दिखता है कि आप समय से ज्यादा तेज चलना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका CV इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने फोकस नहीं रखा है, आपने आपका जो पूरा का पूरा ध्यान रहा है वो ये रहा है कि मेरे CV पे 10 चीजें ये आ जाए, 4 मेरे ब्लॉग पब्लिकेशन आ जाए, एक मेरी जर्नल आ जाए, और ये मैंने 5-7 कोर्स कर लिए अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से, ये आ जाए, ये सारी चीजें एक मुझे नहीं लगता एक पूरा पॉजिटिव इंप्रेशन देती हैं। एक पॉजिटिव इंप्रेशन, एज आई सेड, एक CV आपका सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है फॉर एन एम्प्लॉयर। आपसे पहले आपका CV बात करता है। आपका CV बात कर पाएगा और वो बात एम्प्लॉयर को समझ में आएगी तो आपसे बात की जाएगी, तब आपसे शायद HR या कोई कंसर्न पार्टनर कनेक्ट करेगा। लेकिन उस CV के अंदर ही हम इतनी सारी चीजें बिना ध्यान में दिए डाल देते हैं कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर आपका आर्बिट्रेशन में, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप ऐसे स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं जिसका आर्बिट्रेशन में पूरी रुचि बन चुकी है, उसने अपने 5 साल की इंटर्नशिप्स करने के बाद ये फैसला लिया है कि आर्बिट्रेशन ही उसको सबसे ज्यादा प्रिय है और वही वो फील्ड आगे काम करना चाहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे लगता है एक मास्टर्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर वो मास्टर्स कोर्स करना चाहें, बड़े स्पेशलाइज कोर्सेज हैं from universities like Queen Mary, University of Miami, MITS Geneva is very, very tough to crack, but a very, very renowned law school for investment treaty. NUS, Singapore, NYU, बहुत सारी universities, Columbia, are providing specialized niche arbitration LLMs. तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन, इन सब्जेक्ट्स पे आपको अगर थोड़ी सी पकड़ बनानी है और उस तरीके का एक्सपोजर चाहिए तो ये मास्टर्स कोर्स आपको काफी फायदा दे सकते हैं। Having said so, there are academies like Paris Academy, there is an academy called Cologne Academy. ये दोनों बड़ी फेमस अकेडमीज हैं। ये पेरिस अकेडमी 2 हफ्ते की होती है, कोलोन अकेडमी 1 हफ्ते की होती है। आपको अगर आपको लगता है कि आप मास्टर्स करने के समय नहीं निकाल सकते फॉर एनी रीजन, ये अकेडमीज भी आपको बहुत अच्छा ओरिएंटेशन देती हैं। who's who of the arbitration world come and teach you there. Top बेकर मैकेंजी से लेकर क्लिफर्ड चांस, एलन ओवरी के सीनियर पार्टनर्स एक्सेट्रा आर ऑन द फैकल्टी ऑफ some of these academies. So एक तो आपको नेटवर्क करने को बहुत अच्छा मिलता है, दूसरा आप एक अच्छा बेसिक ओरिएंटेशन ले पाते हैं सब्जेक्ट में। और मेरा मानना ये है कि अगर आपको एक अच्छा ओरिएंटेशन मिल जाए ना, आगे की जर्नी आप खुद निकाल सकते हैं। अगर सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर दे तो अपने आप आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है। लेकिन जो वो पहला ब्लॉक होता है जहां आपको लगता है कि ये तो बड़ा पेचीदा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लग रहा है, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कोई आर्टिकल खोल के बैठ गए, उसमें बड़ी बड़ी टर्म्स देख के घबरा गए, तो एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है। To break that mental block, some of these academies, some of these early exposures can literally make you, go at ease with the subject of arbitration. कुछ और एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ आपको कि कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे LCIA एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रन करता है लंदन में, उसका स्टाइपेंड भी है आई थिंक 3-4 हज़ार पाउंड का, very competitive, but I know some Indian lawyers. In fact, one of my juniors from USLLS got through there, and now I think he's working in London last I knew. तो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA एक फेलोशिप रन करता है अनपेड, 1 साल की। I think it's a great exposure if you can go and be a fellow at PCA. PCA is older than United Nations itself. So लीग ऑफ नेशंस के समय में PCA एस्टैब्लिश हुआ था, तो बहुत जिसे कहते हैं प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है।
बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आप LLM में 50 लाख 70 लाख रुपए खर्च करेंगे, इसकी जगह अनपेड एक साल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, आपको कुछ पैसे नहीं देने, आपको मिल भी नहीं रहे लेकिन आपको कुछ पैसे देने भी नहीं है। और मुझे लगता है मास्टर्स जितने एक्सपोजर और मास्टर्स जितनी नॉलेज आप इस तरह की फेलोशिप में भी गेन कर सकते हैं। बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा सारे लॉ स्टूडेंट्स को और यंग लॉयर्स को कि जस्ट बिकॉज कोई चीज आपको लगती है बहुत कॉम्पिटिटिव है और आपको लगता है कि आप शायद एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आपको लगता है कि आपका CV शायद उतना अच्छा नहीं है, तो मैं अप्लाई भी क्यों करूं। मुझे लगता है मेरी क्लास से 4 लोग मुझसे बेहतर होंगे तो वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मिल जाएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। 100% आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। अगर ये सोच मैं रखता तो शायद मैं ना कभी मिस्टर वेणुगोपाल, ना कभी मिस्टर साल्वे, ना कभी मिस्टर त्रिपाठी जैसे प्रेस्टिजियस चेम्बर्स में अपनी आपको पाता। तो आपको ट्राई करना जरूरी है, आपको मेहनत करना जरूरी है, आपको होप रखना जरूरी है और अप्लाई करना जरूरी है। जब तक आप नहीं करेंगे और ये सोचते रहेंगे कि नहीं ये तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, मेरे बस का नहीं है, मुझे कौन देगा ये इंटर्नशिप, इतनी कंट्रीज से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तब तो कुछ नहीं होगा। तो अभिनव भूषण आप जानते हैं ICC के डायरेक्टर थे। अब रिसेंटली he has quit. He had a great term of I think 4 or 5 years with ICC. He was one of the first Indians to be a ICC counsel, and then he became the director of for South Asia. तो वो भी एक एग्जाम्पल मैं अभिनव का देना चाहूंगा कि समय उस समय शायद अगर आप ICC का एम्प्लॉयमेंट देखते और देखते कि कैसे लोग काम कर रहे हैं तो आप सोचते यार इन्होंने आज तक किसी इंडियन को नहीं रखा, तो मैं क्यों कोशिश करूं। मतलब इनका तो सारा फोकस ही यूरोपियंस पे है या सिंगापुरियंस पे है, पर कोशिश नहीं करते तो शायद वो अचीव नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। तो एफर्ट्स आपको कॉन्स्टेंटली करते रहने पड़ेंगे और अपॉर्चुनिटीज बहुत है आर्बिट्रेशन फील्ड में। एक इंटर्नशिप का एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते, लेकिन आप प्रोमिनेंट आर्बिट्रेटर्स के चेंबर में भी इंटर्नशिप करें। प्रोमिनेंट आर्बिट्रेटर्स के चेंबर में आप एज जूनियर रिसर्च एसोसिएट्स जॉब करें, 1 साल उनके साथ निकालें। लीडिंग आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम इंडिया, देयर चेंबर्स, एंड इट वुड बी मच इजियर टू गेट थ्रू। बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, अवार्ड राइटिंग से लेकर क्या आर्बिट्रेटर के माइंड में चलता है ये सब जानने को मिलेगा, और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी का जो फैक्टर है वो बहुत बढ़ जाएगा। एक बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स जानेंगे कि आप XYZ आर्बिट्रेटर के साथ 1-2 साल निकाल चुके हैं, तो वो समझ पाएंगे कि आपका लीगल एक्यूमेंट क्या है। ये एक बहुत ही अनटैप्ड मुझे लगता है रिसोर्स है जिसको बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे पाते, which could be of great help to many of them. आपने बड़ी अच्छी बात रखी, क्योंकि ये जो एक है टैपिंग ग्राउंड, क्योंकि जब आप इनोवेट्स लाइक आप जज साहब के साथ किसी काम करें कि आर्बिट्रेटर जज ही अवार्ड देते हैं वो, और कई रिटायर्ड जजेस हमारे देश के बहुत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस जब आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर बनते हैं, तो एविडेंस कैसे अप्रिशिएट करना है, दोनों पार्टी की प्लीडिंग्स आपको पढ़ने को मिल रही है, जज की मानसिकता आपको पता चलती है। तो बहुत अच्छी आपने ये बात बताई शशांक। और अपने पहले सवाल पे एक बार फिर से आपको टच करूंगा कि जो आप क्या क्या फर्क आपने महसूस किया है इन 10 से 15 सालों में आर्बिट्रेशन में इंडिया में। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे देश में ईज ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, और कई बार हम ये पाते हैं कि हाल फिलहाल में तो खैर आर्बिट्रेशन में कुछ तब्दीली आई है, लेकिन पहले जो ये था कि अगर आप आर्बिट्रेशन कर रहे हैं या अवार्ड टीम फंस गया या चैलेंज हो गया और लिटिगेशन के कटघरे में चला गया, कोर्ट कचहरी के गलियारों में चला गया, तो उसकी फिर कोई अपर टाइम लिमिट नहीं है डिसाइड होने की। तो ऐसे में आप अपने क्लाइंट्स को कैसे सांत्वना मानते हैं कि भाई आप कर लीजिए आर्बिट्रेशन, घबराइए मत, इंडिया फास्ट ट्रैक मोड पे आ चुका है। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। आर्बिट्रेशन के अंदर डेवलपमेंट पिछले 10-15 सालों में आई थिंक आई समटाइम्स आई से दैट इट इज द एज ऑफ रेनेसांस फॉर इंडियन आर्बिट्रेशन रिजीम। हमने जुडिशरी से लेकर भारत सरकार से लेकर प्रैक्टिशनर्स सबको देखा है, सबने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में एक पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट करी, एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू किया, और एक इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच जो भारतीय कोर्ट्स की थी कि हर अवार्ड को सस्पिशन से देखना है, इंटरफेयर करना है 34 में। बहुत आसान था किसी को भी एक अवार्ड को चैलेंज कर पाना और उसके अंदर उसको लटका के रखना सालों साल। वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। 2015 में कानून में संशोधन आया, 2019 में फिर से अमेंडमेंट आया, उसके 2020 में भी उन्होंने कुछ और अमेंडमेंट्स लेकर आए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जजमेंट्स
सुप्रीम कोर्ट के बाल्को से लेकर एसोसिएटेड बिल्डर तक बहुत सारे जजमेंट्स, परकिंस एक्सेट्रा, ऐसे जजमेंट्स आए जिन्होंने पूरा का पूरा जो आर्बिट्रेशन का फ्रेमवर्क है, इकोसिस्टम है, अप्रोच है, उसको रीडिफाइन कर दिया। इतना कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2018 में, विश्व की सबसे मानी हुई कॉन्फ्रेंस है आर्बिट्रेशन पे। इट इज कॉल्ड ICCA, इका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन वर्ल्ड की एपेक्स बॉडी मान के चले, अगेन बेस्ड आउट ऑफ पीस पैलेस इन नेदरलैंड्स। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एलन ओवरी की लॉयर ने एक प्रेजेंटेशन दी जिसके अंदर शी वाज वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द डेवलपमेंट्स इन इंडिया। उसने सारे वो रिसेंट केस लॉस डिस्कस किए जो मुझे लगता था कि हम लोग मतलब इंडियन वकील्स को ही पता होंगे, इंडियन लॉयर्स के बाहर तो शायद ही लोग जानते होंगे। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली countries which are developed in terms of arbitration, उनका फोकस इंडिया पे है। और हर एक जजमेंट हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का हो, बॉम्बे हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी भी और फोरम से हो, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसकी अच्छाइयां बुराइयों पे डिस्कशन हो रहा है। और सिंगापुर, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, दुबई, सारे जुरिस्डिक्शंस बहुत ध्यान से हमारी आर्बिट्रेशन जर्नी को फॉलो कर रहे हैं जी। और ये बात मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हमारी भारत सरकार को भी समझ में आई और उन्होंने भी इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अहम फैसले लिए। और जैसा कि आपने सही कहा कि 10 साल में सब कुछ बदल चुका है और आज एक क्लाइंट को आर्बिट्रेशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इंडिया एज अ सीट भी इमर्ज कर रही है। अभी ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान एक सीट बन गया है आर्बिट्रेशन की प्रेफर्ड, पर जिस तरह से डेवलपमेंट्स हैं मुझे कोई शक नहीं है कि अगले कुछ सालों में हम वो भी अचीव कर पाएंगे जो हम 15 सालों से डिस्कस करते आ रहे थे। और पहले सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कशन हो रहे थे, लेकिन फिर लगातार हम देख रहे हैं कदम कोर्ट के जजमेंट्स से, अमेंडमेंट से, प्रैक्टिशनर्स की अप्रोच से, बड़ी सारी बॉडीज बन के उभर के आई। इंडियन आर्बिट्रेशन फोरम, जिसमें मैं भी एक रोल अदा करता हूँ, वो एक एज अ बार एसोसिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स बन के आई बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकलकेट करने के लिए। कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स पे उन्होंने एक नोट जारी किया जिसमें गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अहम रोल अदा किया रिसर्च में। और कॉम्बार, कमर्शियल बार एसोसिएशन ऑफ यूके के कोलैबोरेशन में वो नोट को हमने साझा किया लोगों के साथ। और उसके बाद वर्चुअल हियरिंग पे एक नोट बनाया। जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडीज लाइक IIF, CIR are doing great work in the Indian regime. तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन है। I think there is a lot of hope, there are a lot of opportunities. I think clients have faith कि उनको टाइमली जस्टिस मिलेगा, बिकॉज ये जो टाइमलाइंस इंट्रोड्यूस करी गई 2015 में और ये जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 7 का इंट्रोडक्शन हुआ जिससे अकाउंटेबिलिटी आर्बिट्रेटर्स की बढ़ गई और वो पॉकेट आर्बिट्रेटर का एक जो फैशन चला हुआ था कि एक आर्बिट्रेटर 60, 70 अवार्ड दे रहा है, वो खत्म हो गया और क्रेडिबिलिटी सिस्टम में दोबारा से आ गई। बड़ी अच्छी बात की शरण आपने। मेरा एक पेनल्टीमेट सवाल आपसे, आप ज्यादा वक्त लेते हुए, वो ये कि क्योंकि हम संक्रमण के दौर में हैं और आप देख रहे हैं कि कोर्ट कचहरियां, ट्राइब्यूनल्स कुछ हद तक थम से गए। बड़ी गंभीर ये भीषण जो सेकंड वेव आई हमारे देश में, उससे जूझ रहे हैं। और आर्बिट्रेशन की दुनिया में आपको क्या लगता है कि क्या हम वर्चुअल हियरिंग्स को अपना पाएंगे, अपना रहे हैं? और अगर अपना पाएंगे तो डिजिटाइजेशन कितनी लाभदायी होगी आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने में, और क्या उससे और कम टाइम, या जो एक स्टिपुलेटेड टाइम एक्ट ने जिसमें डाला है 1 साल का जो अमेंडमेंट के बाद आया था, उस पर हम ढंग से काम कर पाएंगे कि नहीं? जयंत, बहुत क्रूशल समय निकला 2020 का, जब ये पैंडेमिक आया और कोई भी तैयार नहीं था सडनली इस तरीके की एक वर्ल्ड में एंटर होने को, जिसमें हम लॉकडाउन हमने लाइफ में पहली बार देखा। सब कुछ कोलैप्स हो गया। हमने देखा कि पहली बार कोर्ट्स बंद होने पड़े, पहली बार बहुत सारी चीजें फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑब्जर्व्ड इन आवर लाइफ टाइम्स। उस समय ये हुआ कि कोर्ट्स ने और आर्बिट्रेशन वर्ल्ड ने अपने आप को इमीडिएटली अडॉप्ट करना शुरू किया। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्ट में तो आप जानते हैं ये बड़ी सक्सेसफुली चली और हियरिंग्स चाहे वो अर्जेंट ही रिस्ट्रिक्ट की गई अर्जेंट हियरिंग्स पे, लेकिन बड़ी सक्सेसफुली वर्चुअली हम में से बहुत लोग पेश हुए और
जजेस को मैं इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा कि इन स्पाइट ऑफ they were used to a lot of assistance from the staff. They were still able to adapt themselves to a completely new world of virtual hearing, जहां उन्होंने अपने आप जजेस ने अपने घरों में कंप्यूटर्स लैपटॉप सेटअप कर करके हियरिंग्स करी। ये सेम चीज आर्बिट्रेटर्स के साथ भी हुई। स्टार्टिंग में कुछ रिलक्टेंस महसूस हुई, लेकिन मुझे लगता है आर्बिट्रेटर्स समझ गए कि either adopt or perish because this is going to stay. पैंडेमिक का कोई समय सीमा नहीं है कि कब खत्म होगा। उस समय लग रहा था शायद कुछ महीनों में होगा। आज 2021 में हम सेम सिचुएशन में बैठे हुए हैं कि दोबारा से सारे कोर्ट बंद करने पड़े हैं, हम फिर से एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन में जी रहे हैं। तो आर्बिट्रेटर्स आल्सो अडॉप्टेड ओवरनाइट। अब मैं आपको ये काफी खुशी से बता सकता हूँ कि मैंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर सारी आर्बिट्रेशंस वर्चुअली करी हैं। ऑल आर्बिट्रेटर्स आर कंफर्टेबल हियरिंग मैटर्स वर्चुअली। हमने एविडेंशियरी हियरिंग्स, जो पहले सोचा जा रहा था कि वर्चुअल मोड में कैसे होगी, आप कैसे विटनेस को कहीं अलग बैठे रहने दे सकते हो, वो एविडेंशियरी हियरिंग्स भी वर्चुअली हुई हैं सक्सेसफुली। हमने क्रॉस एग्जामिनेशन वर्चुअली किया है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वर्चुअली हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई भी एस्पेक्ट आर्बिट्रेशन में बचा है जो वर्चुअल मोड पे ना हो सके। कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, हर केस के अंदर फैक्टर्स छोटे मोटे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इट हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस। इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बहुत सारी प्रोसीजरल हियरिंग जिनके लिए हमें मिलना पड़ता था, चाय पी के बिस्किट खा के आना पड़ता था आर्बिट्रेटर साहब के दफ्तर या किसी होटल में, और वहां काम की बात 5 मिनट की होती थी, 10 मिनट में होता था ये फी शेड्यूल है, ये रूल्स फॉलो होंगे, ये डेट्स लगेंगी, और उसके लिए आपका आधा दिन निकल जाता था। वो काम अब आधे घंटे में हो जाता है आपके घर बैठे बैठे। मुझे लगता है चाहे, और आई होप बहुत जल्दी हम वापस एक नॉन वर्चुअल दुनिया में आ सकें, फिजिकली सब चीजें रिज्यूम हो सकें, लेकिन तब भी वर्चुअल हियरिंग्स का एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा। एटलीस्ट फॉर ऑल प्रोसीजरल हियरिंग्स वर्चुअल मोड चलेगा आर्बिट्रेशन में। टाइम की यूटिलाइजेशन बेटर होगी और ज्यादा एफिशिएंसी से होगी। अब सब लोग ई फाइलिंग आर्बिट्रेशन में भी कर रहे हैं। पहले ई फाइलिंग वाज समथिंग व्हिच वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ई कोर्ट्स इन दिल्ली, फिर कुछ और हाई कोर्ट से धीरे धीरे अडॉप्ट किया, और आज आप ये देखिए कि पूरी कंप्लीट आर्बिट्रेशन रिजीम वर्चुअल मोड पे है, इंक्लूडिंग ऑल द फाइलिंग्स। सो दैट सेव्स लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेपर। इनमें से बहुत सारी चीजें आगे तक हमें हेल्प करेंगी। बड़ी अच्छी बात बताई श्रीराम कि किस तरीके से कोर्ट्स ने, समाज ने, वकीलों ने, सभी ने मिलके एक अच्छा कदम उठाया है, एडवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है। समय के अभाव के रहते आपसे एक आखिर में जो हम सबसे अपने एक टिप्पणी मांगते हैं हमारे युवा दर्शकों के लिए, और जब मैं युवा कहता हूँ तो मैं हमेशा एक बात जाहिर कर देता हूँ कि युवा का मतलब हम सिर्फ उम्र से नहीं लगते, दिल और दिमाग से भी रखते हैं। तो पीपल हु आर यंग एट हार्ट एंड हु हैव अ यंग थिंकिंग, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज हमें बताई अपने साक्षात्कार में। जाने से पहले एक कोई अच्छी टिप्पणी या कोई टिप जो आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं हम सबके साथ, उसको साझा करें। आपने अपने सवालों में मेरे से सारी टिप्स ले ली, लेकिन फिर भी मैं क्लोजिंग रिमार्क में कुछ चीजें एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहूंगा। आई थिंक एक डिटर्मिनेशन, एक परसिवियरेंस और एक होप, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक लॉ स्टूडेंट और एक यंग लॉयर के अंदर होना चाहिए। नेवर हैव द फियर ऑफ लूजिंग। मुझे लगता है मैंने रिस्क टेकिंग एपेटाइट की बात करी। रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी करियर के अंदर। अगर आप स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लिसेंट रहेंगे, स्टार्टिंग से ही घबराए हुए रहेंगे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप शायद टैप ना कर पाए। एवरी अपॉर्चुनिटी पेव्स आउट वे फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। मैंने जब आपको अपनी पहली इंटर्नशिप का एग्जांपल दिया, उससे मैंने आपको बताया कि एक इंटर्नशिप में एक व्यक्ति आए और उनसे जान पहचान होने से, उनके साथ काम करने से मेरी अगली 2 इंटर्नशिप्स, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे चल के एक पाथ बना। तो हर अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी आपको आगे मार्गदर्शन दे सकती है। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। अपनी स्ट्रेंथ्स को जानें, अपने दोस्तों के, अपने पीयर्स के हिसाब से अपना करियर ना डिफाइन करें। आपका करियर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल सेट से बनेगा। तो जस्ट बिकॉज समबडी इज टेलिंग यू समथिंग, वो उनके लिए ठीक हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि आपके लिए ठीक हो। तो आपको अपनी जर्नी खुद बनानी है, खुद डिफाइन करनी है,
और आपको अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जो इस समय आपके सराउंडिंग में आपके आपके फ्रेंड्स और आपके पीयर्स कर रहे हैं उन पे। तो मुझे लगता है अगर ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज, जैसे लॉ स्टूडेंट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट लॉयर्स हमारे देश में अब इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे लॉ स्कूल हो गए हैं, उसी साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। ये एक सिल्वर लाइनिंग है। डिस्प्यूट्स और ये वकीलों का जो प्रोफेशन है ये रिसेशन प्रूफ है, अच्छे से हम लोग देख चुके हैं, 2008 में भी देख चुके हैं। हो सकता है कुछ समय लगा हो कुछ लोगों को उस समय नौकरियां ढूंढने में। 2020 के पैंडेमिक में भी हम देख चुके हैं कि झगड़े, मर्जर्स, डील्स, ट्रांजैक्शंस, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन रुकेंगी नहीं। तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली हैं। आप अपने आप को तैयार रखें, और शायद इन फ्यूचर अगर आपने जो बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं ये फॉरेन लॉ फर्म्स, अगर वो उनकी भी एंट्री इंडिया में हो गई तो ये अपॉर्चुनिटीज आपकी और मल्टीफोल्ड बढ़ जाएंगी। So do not restrict yourself, have faith in yourself, experiment a little, and I think rest will be taken care. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, आपका इतना आशावादी साक्षात्कार, आपने इतनी फ्रैंकली हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखी है। ऐसे समय में जब हमें आशा की जरूरत होती है तो आपने आशा की काफी किरणें हमारे दर्शकों तक दिखाई, और कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, जितनी प्रशंसा करूं उसकी उतनी कम है। और साथ ही साथ अपना प्रोग्राम को आज विराम देते हुए कहेंगे कि ईश्वर से हमेशा कामना करता हूं कि आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दें, आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें। और अपने दर्शकों से हम हमेशा एक अपील करते हैं कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो, पसंद आता हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी जो बातें होती हैं बाकी हमारे लीगल जगत के लोगों से, बाकी समाज के लोगों से, वो देश और दुनिया में और उजागर हो, लोगों तक ये जो सकारात्मक एक जो दृष्टिकोण हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने मुहिम जारी की है, वो सब तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शशांक, एक बार फिर से आपका नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू जय, थैंक यू।